हेलो फ्रेंड्स, बीआईबी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं और क्या बातें आपको जाननी ज़रूरी है होम लोन लेने से पहले, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये होम लोन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उसके बाद हम कुछ बैंक्स की वेबसाइट को एनालाइज़ करेंगे कि वहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है और उसमें से किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होम लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक में केवाईसी सबमिट करनी पड़ेगी। केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके केवाईसी में आप बैंक में दे सकते हैं। इसी की हेल्प से आपका सिविल स्कोर पता चलता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 700 प्लस है, तो आपको का इंटरेस्ट रेट भी बहुत सारे बैंकों में आजकल सिविल स्कोर के हिसाब से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकम प्रूफ, आईटीआर, सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको केवाईसी के साथ साथ बैंक में अपना इनकम प्रूफ भी देना है। यदि आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, या इसके अलावा 3 साल की आईटीआर अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो। इसके अलावा फॉर्म 16 और कोई इनकम सर्टिफिकेट भी आपका इनकम प्रूफ में चल जाएगा। मान लीजिए आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 है, तो बैंक इसमें से आपकी आधी सैलरी 25,000 इंस्टॉलमेंट के लिए ले सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी लोन की अमाउंट कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, जिसमें से टीए जो भी एचआरए और कोई डिडक्शन, कोई पॉलिसी का प्रीमियम, कोई भी डिडक्शन है वो सब कटने के बाद 40,000 आपको मिलती है। तो आपकी नेट इनकम जो है पर मंथ 40,000 है। तो इसमें से बैंक आपसे 50% ही इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकता है। अगर पहले से कोई और लोन चल रहा है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी माइनस करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट बचेगी बैंक उसी इनकम को इंस्टॉलमेंट में ले सकता है और उसी के अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन देगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब भी आप कोई हाउसिंग लोन लेने के लिए जाएं तो या तो आप कोई बना बनाया घर खरीदेंगे या कोई लैंड परचेज़ करेंगे, या आपके पास पहले से कोई लैंड होगी उस पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आपका पास पहले से कोई लैंड है, आपको उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस केस में आपको कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए। अगर आप कोई लैंड परचेज़ करना चाहते हैं तो उस लैंड का परचेज़ एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए जिसे आप बैंक में देंगे। या अगर आप कोई बना बनाया घर ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए बैंक में देने के लिए। जो लोन की अमाउंट होगी वो उस एग्रीमेंट पे भी डिपेंड करती है कि आप कितने की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका लोन की अमाउंट क्लियर हो पाएगी कि आपको कितना लोन मिल पाएगा। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में दे देते हैं तो इसके बाद बैंक इसका लीगल सर्टिफिकेट बनवाता है। बैंक के ही अपने एडवोकेट होते हैं जो कि आपका लीगल सर्टिफिकेट बना के देते हैं। वो इस प्रॉपर्टी की, जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी पूरी लीगल इंक्वायरी करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो बैंक इसको ईज़िली मॉर्गेज कर सकता है और इसके बिहाफ पे आपको लोन दे देगा। अगर प्रॉपर्टी सही नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट। वैल्यूएशन भी है बैंक ही करवाता है। बैंक के अपने पैनल में कुछ वैल्यूअर रहते हैं जो कि आपकी वैल्यूएशन करके देंगे। मान लीजिए आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट के केस में तो हो सकता है बैंक पहले उसका वैल्यूएशन कराए या ना कराए, या जब आपको लोन दे दे उसके बाद मकान बन जाए उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन कराए। बट इन केस ऑफ हाउस अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो उस केस में वैल्यूएशन उसका पहले ही होगा। ये बैंक पे डिपेंड करता है कि प्लॉट के केस में वो आपकी जो ज़मीन की वैल्यू है, जो रजिस्ट्री की वैल्यू है, उसी को कंसिडर करता है या उसकी वैल्यूएशन करा के उसके मार्केट वैल्यू निकलवाने के बाद उसको कंसिडर करता है। नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन। जब भी आपको लोन लेने जाएंगे इन सब डॉक्यूमेंट से कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन भरनी है बैंक में, जिस एप्लीकेशन में आपकी पूरी डिटेल भरी जाएगी। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक एसेट लायबिलिटी का फॉर्म भी भरना है। इस एसेट लायबिलिटी के फॉर्म में आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है। इन केस कल के दिन आप अगर लोन नहीं भर पाते हैं और आप डिफ़ॉल्टर भी बन जाते हैं तो इस डिक्लेरेशन में जो आप प्रॉपर्टी लिख कर देते हैं बैंक उन सबको भी आपसे ले सकता है। इसके बाद है सिंपल और रजिस्टर मॉर्गेज। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है उसके बाद बैंक आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसे मॉर्गेज करता है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। वहाँ पर सिंपल मॉर्गेज होती है, रजिस्टर मॉर्गेज होती है। सिंपल मॉर्गेज में आप
अपनी प्रॉपर्टी के पेपर डायरेक्ट बैंक को देते हैं और रजिस्टर मॉर्गेज में आपको जो भी तहसीलदार है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक को असाइन करा रहे हैं। अगर आप कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद मकान बनाना चाहते हैं, उसमें आपका लोन सैंक्शन हो गया है, तो उसके बाद आपको एक अप्रूव्ड प्लान लेना पड़ेगा। ये सिर्फ प्लॉट के केस में होगा। रेजिडेंशियल जब आप पहले से अगर बना बनाया मकान ख़रीद रहे हैं, उसमें अप्रूव्ड प्लान आपके पास पहले से होगा। जिस समय आप उसके प्रॉपर्टी के पेपर चेक कराएंगे लीगल सर्टिफिकेट के लिए, उसी समय आपको इसका अप्रूव प्लान भी देना होगा। बट इन केस आपने लैंड परचेज़ की है तो उस केस में आपको लोन होने के बाद, जब आप प्लॉट परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको मैप अप्रूव कराना है। इसके बाद जब आपका मकान कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको हाउस कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये तो हर किसी लोन में होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी जो कि आपको, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। बट ये मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए किसी भी हाउसिंग लोन से लेने से पहले। चलिए अब हम कुछ बैंक्स की वेबसाइट को एनालाइज़ कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने क्या डेटा हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ प्रोवाइड कराया है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और वो हमें क्या ऑफ़र कर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ बैंक की वेबसाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। इनका एक प्रोडक्ट है रेगुलर होम लोन। रेगुलर होम लोन के कुछ फीचर्स इन्होंने अपने साइट पे दिए हुए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर की आइडेंटिटी कार्ड, सॉरी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फीचर्स में देख लेते हैं। होम लोन प्रोडक्ट्स टू सूट एवरी कस्टमर्स नीड, यानी कि इनका प्रोडक्ट सब कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करता है। लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फ़ीस है, नो हिडन चार्जेस हैं, नो प्री पेमेंट पेनल्टी है। प्रीपेमेंट पेनल्टी अब मैक्सिमम बैंक ने हटा दी है, अब कोई भी बैंक ऐसा नहीं लेता है। रीपेमेंट 30 ईयर का है। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट अवेलेबल है। ये सभी इसकी खासियत है इनके यहाँ। इंटरेस्ट कंसेशन है वो मैंने बोरोवर्स के लिए। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। रेजिडेंशियल होना चाहिए इंडिया का और 18 से 70 साल के बीच उसकी एज होनी चाहिए। 30 साल तक के लिए लोन देते हैं। लोन की अमाउंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगी। इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट सिबिल के स्कोर के अकॉर्डिंग भी बनेगा और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग भी सबके लिए अलग अलग है। उसके लिए आप क्लिक हेयर करके चार्ट देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। नॉर्मली जो हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट रेट है वो कम ही है, क्योंकि होम लोन एक प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रहता है। इसके अलावा आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपके किसी के एम्प्लॉय हैं तो उसका एम्प्लॉयर का आइडेंटिटी कार्ड। लोन एप्लीकेशन, ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, ये केवाईसी के पार्ट हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस ऑफ आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री की कॉपी, जो आपको प्लॉट बेच रहा है उसके पास जो पेपर्स हैं उसकी कॉपी, बाकी वो लीगल में जाएगा। लीगल में जाने के बाद उसके जो भी उसकी चेन होगी वो एडवोकेट चेक करेगा। उसके प्लॉट के केस में ये पेपर रहेंगे। इन केस ऑफ आप कोई घर खरीद रहे हैं, घर के केस में घर के पेपर्स, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी आप उससे ले लेंगे। जो भी इसका सेलर है वो भी सब लीगल के लिए जाएगा। लीगल उसकी पूरी चेन देखने के बाद आपको बता देगा कि ये पेपर सही है कि नहीं है। मैप अप्रूव्ड ऑलरेडी होगा, मैप अप्रूव भी आपसे लिया जाएगा। जो भी उसमें हाउस टैक्स की रिसिप्ट है या जो भी उसमें बिल्स वगैरह हैं, एडवोकेट वो सब भी वेरीफाई करता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट स्टेटमेंट, यदि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं से लोन ले रहे हैं तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे बैंक से ले रहे हैं तो बैंक आपसे 6 महीने की आपकी अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकता है। इसके अलावा इनकम को प्रूव करने के लिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की, फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का। कुछ बैंक 3 ईयर का लेते हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ, 3 साल की ITR रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 3 ईयर्स का, बिजनेस लाइसेंस मतलब कि GST और TDS सर्टिफिकेट जो भी आपने पे किया है। तो ये थी SBI की वेबसाइट जहाँ पर इन्होंने कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया है। इसके अलावा हम एक और बैंक की वेबसाइट देख लेते हैं, जैसे कि यूनियन बैंक की वेबसाइट है। इन्होंने पहले तो इसका कुछ पर्पस दिए हैं कि पर्पस अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं, कि कोई बैंक किस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर आपको लोन दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है, ये सबका अलग अलग है। जैसे कि यूनियन बैंक में परचेज ऑफ सोलर पावर के को भी हाउसिंग लोन में कवर करते हैं, यानी कि अगर आप सोलर पैनल भी लगाना चाहते हैं घर पे तो उसके लिए भी हाउसिंग लोन में कवर करके आपको लोन मिल जाएगा। ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है। और इसके अलावा परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किसी जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे होना चाहिए, रिपेयर करने के लिए, रिनोवेशन के लिए, टेक ओवर करने के लिए, अगर आपका लोन किसी दूसरे बैंक में है तो वहाँ से टेक ओवर करने के लिए भी ये बैंक आपको लोन दे देगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एज का क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पे 18 साल से 75 ईयर्स तक के लिए है, एसबीआई में 18 से 70 ईयर तक के लिए था। तो इस तरीके से सभी बैंकों का थोड़ा वेरिएशन सभी चीज़ों में है। क्वांटम देख लेते हैं लोन का। नो लिमिट इन क्वांटम ऑफ लोन, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। मैक्सिमम रिपेयर और रिनोवेट करने के लिए 30 लाख है। मार्जिन देख लेते हैं, 30 लाख तक 10% है। ये भी सब बैंकों का अलग अलग है, जैसे कि पीएनबी का 15% है और यूनियन बैंक का 10% है 30 लाख तक के लोन के। ऐसे ही 30 लाख से अगर 75 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो उसमें 20% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा, और अगर 75 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो उसमें 25% का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। इन केस रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें 20% का आपको मार्जिन देना है। रीपेमेंट कंडीशन आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको लोन कितना लेना है, और उसी अकॉर्डिंग आपकी रीपेमेंट बनेगी। इसमें आपकी एज को भी कंसिडर किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स आप ईएमआई में जो आपको पे करनी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से, या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे वो आप बैंक को बता सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना पेमेंट करना चाहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका देख लेते हैं हम, यूनियन बैंक का कैसे है, इसमें क्लिक करके देख लेते हैं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट खुल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप देख सकते हो कि जिसका सिबिल स्कोर 700 एंड अबोव है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, जैसे कि प्रेजेंटली 7.15 है। और इसके अलावा मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है। सैलरीड मेल है तो 7.40, सैलरीड फीमेल है तो 7.35, यानी कि 0.05 का डिफरेंस है मेल और फीमेल के लिए। नॉन सैलरीड के लिए भी इसी तरीके से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कुल मिला के ये टोटल एक लोन की बारे में जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए लोन लेने के लिए, वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक मेन चीज़ और है इसमें, जैसे कि आपने लोन ले लिया है, आपने घर बना लिया है, तो उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ किया है उसका इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। आपको इसका इंश्योरेंस करा कर इसकी पॉलिसी की कॉपी बैंक में भी देनी होती है। अब बात करते हैं कि हमने लोन लिया और हमें पे कितना करना पड़ेगा। चलिए हम कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर खोल के एक बार देख लेते हैं उसमें कि हमें कितना पे करना होता है टोटल। मान लीजिए हमने 25 लाख का एक लोन लिया है जिसका हमने टेन्योर 20 साल रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.50 रहा है, तो इसकी जो ईएमआई आएगी वो 20,140 आएगी, और जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, यानी कि जो हमने लोन लिया है वो 25 लाख का लिया है, और इसमें 20 साल में हमें 23,33,560 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि जो हम टोटल अमाउंट पे करेंगे वो 33,560 रुपये पे करेंगे। इसी तरीके से अगर ये 30 साल के लिए हम कर देंगे तो इसमें ये जो अमाउंट है ये इसके डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपकी ईएमआई पर और टेन्योर पर डिपेंड करेगा। तो ये था अब तक का हमारा लोन के बारे में कुछ डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।